दोस्तों नमस्कार। बात करते हैं आज ज्योग्राफी के अगले चैप्टर की, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अक्षांश, देशांतर एवं समय और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। सबसे पहले केवल एक टॉपिक जिसे बोलते हैं अक्षांश, यानी इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड। जब आप कभी अपने मोबाइल फ़ोन में मैप यूज़ किया होगा, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे होंगे और आप खो जाते होंगे, तो आप जीपीएस सिस्टम यूज़ करते हैं। जीपीएस सिस्टम मोबाइल फ़ोन में एक मैप होता है, लोकेशन डालिए, आपको ट्रेस करेगा और आपकी गाड़ी को हूबहू वहीं लेकर चला जाएगा। ये कहाँ से आता है? उसमें दिखाता है आप इतने डिग्री उत्तर में हैं, इतने डिग्री उत्तर लैटिट्यूड में दिखाता है कि उत्तरी देशांतर, दक्षिणी देशांतर, इस तरह के टर्म उसमें यूज़ करता है। तो इस तरह के जो टर्म है, क्या अक्षांश किसे कहते हैं? आपने जब किसी प्रिंसिपल में के कमरे में आप गए होंगे, प्रिंसिपल ऑफिस में जब गए होंगे, तो वहाँ आपने ग्लोब रखा देखा होगा। उस ग्लोब पर इस तरह की रेखाएं खींची रहती हैं, ऊपर से उत्तर से दक्षिण की ओर, इस तरह की। वो ग्लोब कुछ इस तरह का दिखता होगा। जो आपने प्रिंसिपल के रूम में देखा होगा, वो ग्लोब कुछ इस तरह का दिखता होगा। समझ में आया बात? पहले तो मैं आज आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने मेरे वीडियो को इतना अच्छा, जो मेरे वीडियो लगातार ऐप पर जा रहे हैं, आपने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया, अपना भी और मेरा भी। मतलब आपका सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मतलब आपने मुझे लाइक किया। मैंने कहा था कि आप जब 5 से 7 वीडियो आप देख लेंगे, उसके बाद मैं समझ में आना स्टार्ट हो जाऊँगा। स्टार्टिंग में मैं नहीं समझ में आऊँगा, उसके बाद इसका रिलेवेंस समझ में आएगा। अगर आपके पर्सन सारे हो जाते हैं तो आपका टीचर बढ़िया है, नहीं तो फिर बेकार है। समझ में आया आपको? मैंने कहा मैं एक एक टॉपिक को बहुत गहराई के साथ और डीप में गुताते हुए एक साथ चलता हूँ। उसके बाद इतना ना तो किसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, ना ही किसी ऐप पर मिलेगा, और ना ही कोई टीचर आपको इतनी गहराई से और इतने साधारण शब्दों में आपको समझाएगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, सिंसियर होकर वीडियो देखिए और उसके साथ नोट्स बनाइए। जहाँ लिखवाने का काम होगा तो मैं लिखवाऊंगा, और जहाँ समझने का काम होगा वहाँ समझाऊंगा, और आपको साथ साथ समझना होगा। तो आज बात करते हैं बच्चों किसकी? अक्षांश, देशांतर, समय और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की। केवल अभी बात करते हैं अक्षांश की, उसके बाद बात करेंगे देशांतर की, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की। और इस वीडियो के अंतर्गत पहले हेडलाइन सुन लीजिए। इसके अंतर्गत हम सीखने वाले क्या हैं, दैनिक जीवन में हम क्या सीखने वाले हैं। क्या आपको पता है अगर अमेरिका में रात हो रही हो तो भारत में दिन होता है? ऐसा क्यों होता है ये जानेंगे। भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे क्यों है? ये पीछे क्यों है? गुजरात में अगर दिन हो रही है तो वहाँ पे रात क्यों होता है? यानी एक ही पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर कहीं पर रात और कहीं पर दिन क्यों होते हैं? पहला प्रश्न ये जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा, अक्षांश रेखाओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये अक्षांश रेखाएं कैसे होती हैं, और ध्रुव पर जाने पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात कैसे होती है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, ये भी जानेंगे आपके। यानी कुछ खतरनाक प्रश्न यूपीएससी में पीछे इस तरह के प्रश्न पूछे जाते थे, अब इनकी प्रवृत्ति खत्म हुई। अब पीसीएस में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी प्रवृत्ति बढ़ रही है। पीसीएस भी एक इंपॉर्टेंट विषय है। यूपी पीसीएस का पेपर हो चाहे अदर स्टेट पीसीएस का कोई सा पेपर एग्जाम दे रहे हो, सबके लिए रिलेवेंस होगा उनका। यानी और आपको जो आने वाला भूगोल होगा उसमें बहुत गहरी मदद करने वाला है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसलिए अक्षांश और देशांतर रेखा को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ आया? आगे का अगर भूगोल समझना है, आगे का भूगोल समझने के लिए आपको अगर आपको आगे का भूगोल समझना है तो इससे पहले आपको अक्षांश, देशांतर, ये वाला चैप्टर नंबर 5 जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस वीडियो को आपको इग्नोर नहीं करना, और इसका तमीज़ के साथ नोट्स बनाकर चलना होगा। क्रम वाइज हूबहू जैसे मैं बोलता चाहूँ ऐसे ही आप नोट्स लिखते चले जाइएगा। मैं आराम से समझाऊंगा, बिल्कुल जीरो से बताऊंगा। यानी मेरा मानना है कि अगर आपसे कुछ नहीं आता तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो आपने पढ़ा है वो बेकार है, और जो नया आने वाला डाटा है वो जो पिछला डाटा है ये डाटा उसको प्रभावित करेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट है, अब जीरो होकर समझिए। समझ में आया? तो बात करते हैं अक्षांश की। किसकी? अक्षांश की। तो अक्षांश रेखाएं क्या है? यानी अक्षांश रेखाएं, आप जो ग्लोब देख रहे हैं इस तरह की रेखाएं रेड कलर से जो मैंने बनाई हैं, इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं क्या बोलते हैं इनको? अक्षांश रेखाएं। जो मैंने रेड कलर से बनाई है इस ग्लोब पर, ये आपकी पृथ्वी है। इस पर पूरी पृथ्वी पर अनेक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। अनेक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं। कहाँ? पूर्व से पश्चिम की ओर। कहाँ? पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व से पश्चिम की ओर। इधर पूर्व है, इधर पश्चिम। पूर्व से पश्चिम की ओर अनेक प्रकार की काल्पनिक रेखा खींची गई है। जैसे एक फुटबॉल लीजिए, उसके चारों तरफ एक स्केच से, यानी एक स्केच से ऐसे पेन से एक ऐसे सर्कल बनाइए उसके चारों ओर। 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल। अगर आप इसे फर्स्ट रो से देखेंगे तो आपको एक प्रकार की लाइन दिखाई देगी, जैसे लाइन दिखाई दे रही है आपको 1, 2। लेकिन ये एक लाइन नहीं, ये सर्कल है। सर्कल समझते हैं आप? सब इसके चारों ओर, यानी एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं। केवल बात करें अक्षांश रेखाओं की, तो अक्षांश रेखाएं हो चाहे देशांतर रेखाएं हो, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं हैं। अगर आपसे पूछे अक्षांश रेखाएं जो आपको क्षैतिज रेखा में यानी पड़ी हुई लाइन जो दिखाई दे रही है, इन काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूड कहते हैं। और जो आपको उत्तर से दक्षिण की ओर, ये साउथ पोल है यहाँ, उत्तर से दक्षिण की ओर
उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं तिरछी रूप में दिखाई दे रही हैं, ये भी एक प्रकार के वर्त ही हैं। इनको आप देशांतर रेखाएं कहते हैं। कौन सी रेखाएं? देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। तो ये हमारा पूरी की पूरी पृथ्वी को हमने अध्ययन की सुविधा के लिए, ताकि आपको, जैसे देखिए आपने सुना होगा अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया। जैसे ही अमेरिका के जहाज़ों ने ईरान पर अटैक किया, ऐसा भी तो हो सकता था ये जहाज़ पाकिस्तान में आकर गिर सकता था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने लोकेशन फीड की हुई थी। वो लोकेशन किस कारण संभव हो पाई? अक्षांश और देशांतर रेखाओं के कारण। इराक कौन से अक्षांश और कौन से देशांतर पर बसा हुआ है, इस लोकेशन को उस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में फीड किया जाता है और बटन दबाया जाता है, वो मिसाइल वहीं पर जाके गिरती है। समझ में आया आपको? इस तरह के उपकरण यूज़ किए जाते हैं, कोई भी हो चाहे। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोग है। जितनी भी आप रॉकेट लॉन्च करते हैं या जितने भी आपके लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल किए जाते हैं, सब में जितने भी, जब आप गाड़ी लेकर रोड पर चलते हैं, हाईवे पर आपको रास्ता दिखाने का कार्य हो, चाहे अनेक प्रकार के कुछ भी कार्य हो, ट्रांसपोर्ट से संबंधित कोई भी कार्य हो, जब आप रास्ता भटक जाते हैं तो जीपीएस सिस्टम का प्रयोग करते हैं। अब तो आपके पास IRNS आ गया, जो आपके यहाँ आया नया IRNS आया, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका का जीपीएस सिस्टम है, तो वो जीपीएस सिस्टम के जरिए हम उसे प्रयोग कर कि लोकेशन का पता लगा सकते हैं, यानी लोकेशन ट्रेस की जाती है, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इनकी हमें आवश्यकता हुई, इसलिए हमें पूरी पृथ्वी को काल्पनिक रेखाओं में बांटना पड़ा। पूरी पृथ्वी को काल्पनिक रेखाओं में, कुछ का नाम जो पड़ी हुई लाइन थी उनका नाम था अक्षांश रेखाएं, जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखाएं थी, काल्पनिक रेखाएं। एक प्रकार के में भी वर्त थे, एक प्रकार के ये भी वर्त थे, ये भी वर्त, इनकी संख्या 360 है, उनकी भी बात करेंगे अभी। पहले बात करेंगे अक्षांश रेखाओं की, इनकी बात करेंगे पहले अक्षांश रेखाओं की। तो जो क्षैतिज रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं, एक स्केच के एक फुटबॉल के चारों ओर खींची गई हैं, ये एक प्रकार के वर्त हैं, रेखाएं नहीं है, एक प्रकार के मान लेते हैं। जब बाहर से देखते हैं इनको रेखाएं मान लेते हैं। जिनमें बार से आपको दिखाई देती है एक ही तरफ का, क्योंकि एक ही समय में एक ही वस्तु का आप सिर्फ एक ही भाग देख सकते हैं। एक समय में एक ही वस्तु का सिर्फ एक भाग देख सकते हैं, इधर वाला भाग नहीं देख सकते, इसलिए इन्हें रेखाएं मान लिया जाता है। तो लेकिन रेखाएं ना होकर ये वास्तव में वर्त हैं, ये रेखाएं ना होकर वास्तव में वर्त है, इसलिए तो हम कहते हैं काल्पनिक रेखाएं। ये भी तो इनको बोला था काल्पनिक रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई हैं, जो पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम। मैं जहाँ खड़ा होकर आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी यहाँ भी कोई ना कोई अक्षांश रेखा जरूर गुजरती होगी, पक्की बात है, लिख कर रख लो। जैसे आपने भारत का नाम सुना होगा, भारत का ये वाला भाग दिख रहा है आपको, जिसे कन्याकुमारी कहते हैं, सबसे नीचे का भाग 8 डिग्री चैनल पर स्थित है, 8 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है। समझ में आया आपको? अभी बात करेंगे, बाद में बात करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। यानी जहाँ आप इस बैठे वीडियो देख रहे होंगे, आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन होगा, जिसे आपको आपने खोल रखा है, उसकी भी लोकेशन होगी। आपके घर में लैपटॉप रखा होगा, लैपटॉप में आप वीडियो को देख रहे होंगे, उसकी भी लोकेशन होगी। लोकेशन कितने डिग्री अक्षांश पर आप स्थित है। जापान है, जापान की भी लोकेशन होगी, कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, उत्तर में स्थित है जापान। भारत की भी लोकेशन होगी, भारत यहाँ स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो उसकी भी लोकेशन होगी, कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है। तो जितने भी देश हैं ये अक्षांशों पर बसे हुए हैं। आइए अक्षांशों के बारे में, यानी लैटिट्यूड के बारे में कुछ और अन्य बातें करते हैं, जो आपके बड़े काम की है अध्याय को समझने में, और आगे की जो अनसुलझी पहेलियां हैं उन्हें सुलझाने में मदद करेगी। आइए जानते हैं। सबसे पहले इसमें एक ही रेखा बहुत ज़्यादा मेन है, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। ऐसे ये 0 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 8 डिग्री, ये डिग्री का क्या हिसाब है सर, ये समझाइए। पहले आप जान लीजिए, इस रेखा को बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। जो बीच वाली रेखा को, बिल्कुल पूरी पृथ्वी के जो बीच में ये रेखा खींची गई, इसको बोलते हैं, जो देखो हमने डार्क कलर की बनाई है, 0 डिग्री अक्षांश। इसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश भी कह सकते हैं अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश कहिए, आप लिख लीजिए। आप बीच वाली लाइन जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ऐसा अक्षांश, ऐसा अक्षांश वर्त, या ऐसी रेखा, ऐसी काल्पनिक रेखा जो पूरी पृथ्वी को 2 भागों में, बराबर भागों में, समान भागों में विभाजित करती है, उस रेखा को विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं। ये सब इसी के नाम है। 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री अक्षांश, आप मेरे साथ बोलिए, 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, एक ही मतलब है सभी का। समझ में आया आपको? सबसे वह रेखा, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, उसे 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा, काल्पनिक विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं। ये बात आपको समझ में आई? केवल एक फैक्ट, अक्षांश रेखाओं की बात कर रहे हैं आप मेरे साथ। अभी तक अक्षांश रेखाओं को हमने टच किया है अब तक। अक्षांश रेखा समझ में आया, 0 डिग्री। उसके बाद जैसे ही आप ऊपर की ओर जाएंगे, यानी इस 0 डिग्री अक्षांश के या विषुवत रेखा के, अब मैं बार विषुवत रेखा यूज करूंगा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा के उत्तर में, उत्तर का भाग पृथ्वी पर, विषुवत रेखा के उत्तर का भाग जो पृथ्वी है ना आपके,
पृथ्वी पर विषुवत रेखा के उत्तर का भाग, जो पृथ्वी है आपकी उस पर विषुवत रेखा पर उत्तर का भाग, जो भी उत्तर का भाग हुआ, विषुवत रेखा पर उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध, और विषुवत रेखा के नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है पृथ्वी पर। अब आप इसे देखिए, इतने भाग को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। निचले वाले भाग को क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। अब आप बताइए भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि भारत की स्थिति यहाँ है। भारत हो आपका जितना भी पूरा का पूरा एशिया है, अधिकांश भाग, दुनिया के अधिकांश भाग, देश, दुनिया के जितने भी देश हैं सब उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ की जलवायु मनुष्य के बहुत अनुकूल होती है और वह रहने के लिए सक्षम है। अधिकांश बहुत ही कम देश पृथ्वी के दक्षिण में बसे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो अभी हमने आपको दो गोलार्ध समझाए, पहले विषुवत रेखा समझाया, उसके उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध। पूरी दुनिया की अधिकांश जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में बसी हुई है। मैंने कहा जो मैं फैक्ट बताऊंगा बड़े काम के होंगे, लिख लीजिएगा। पूरी दुनिया की अधिकांश जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। समझ में आया आपको? जैसे कुछ पूरे एशिया के अंदर रूस हो, अमेरिका हो, जापान हो, उत्तरी अमेरिका, पूरा उत्तरी अमेरिका बेल्ट, कनाडा हो, यूरोप हो, पूरा यूरोपियन कंट्री जितनी भी हैं, फ्रांस हो, इटली हो, इराक हो, खाड़ी के देश हो, सारे के सारे उत्तर में बसे हुए हैं। उत्तर में, समझ में आया आपको? उत्तर, इसलिए आप इन्हें उत्तरी गोलार्ध के देश भी कहते हैं। तो भारत भी एक उत्तरी गोलार्ध का देश है। तो भारत तो यहाँ उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है, क्योंकि पूर्व में ही भारत यहाँ बसा हुआ है। उत्तर में भी है और पूर्व में भी है। तो भारत को उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश कहते हैं। आपने पहली लाइन पढ़ी होगी, अगर आपने सार संग्रह पढ़ा होगा, उसकी पहली लाइन ये लिखी हुई है। समझ में आया आपको? पृथ्वी कैसे घूमती है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। मैंने कहा ये रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर क्या खींची गई। अभी हमने आपको बताया विषुवत रेखा उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे का भाग दक्षिण गोलार्ध कहलाता है। उसके बाद अच्छा सर ये बताइए, ये 0 डिग्री 10 डिग्री भारत कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? क्या भारत उत्तर में स्थित है दक्षिण में? भारत उत्तर में स्थित है सर। अब आपने भी बताया। आप ये बताइए भारत कितने डिग्री पर स्थित है? भारत 8 डिग्री चैनल पर स्थित है। कितने डिग्री? 8 डिग्री चैनल पर भारत स्थित है। यानी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जिसे आप इंदिरा पॉइंट कहते हैं, वो 8.5 डिग्री से होकर गुजरता है। 8.4 डिग्री चैनल से होकर गुजरता है। 8 डिग्री। सर ये 8 डिग्री 30 डिग्री कैसे बनता है? ये तो आपने तो कहा एक रेखा है, ये तो एक रेखा है। आपने ऐसे कैसे बता दिया कि 8 डिग्री 10 डिग्री 30 डिग्री? ये कर्क रेखा, 23.5 डिग्री को कर्क रेखा क्यों कहते हैं? ये सर कैसे है? यानी यहाँ डिग्री के तो कौन में नापते हैं, तो यहाँ कौन कैसे बनता है? आप ये बताइए ना। आइए बातें इस पहेली को सुलझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये क्या है आपका अर्थ? यानी पृथ्वी, ये इधर आपका ईस्ट, इधर आपका वेस्ट। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। चलिए क्या खींची गई है रेखाएं? ये कौन सी रेखा है? 0 डिग्री अक्षांश। हमने कहा भारत, चलिए मान लेते हैं लगभग 10 डिग्री चैनल पर स्थित है। 10 डिग्री मान लेते हैं, 10 डिग्री चैनल पर स्थित है। तो 10 डिग्री है कैसे? 10 डिग्री में तो कोण बनते हैं इस तरह के। यहाँ तो कोई कोण बन ही नहीं रहा। जब यहाँ कोई कोण बन ही नहीं रहा तो फिर तो आप ऐसे कह सकते हैं, तो यहाँ कोण कैसे बनेगा? देखिए ये 0 वाला भाग, इसे यहाँ से मिला देते हैं, और जैसे आप इसे यहाँ से मिला देंगे तो कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? ये आपको बन जाएगा 10 डिग्री का कोण। ये कोण इस कोण के क्या होगा? बराबर। इसी तरह आप कोई सा भी कोण बनाइए यहाँ। जैसे मैंने कहा यहाँ 30 डिग्री कोण है, 30 डिग्री अक्षांश है, तो आप इसे एक काम कीजिए, इसे यहाँ से मिलाइए, और जैसे यहाँ से मिलाएंगे ये वाला भाग 30 डिग्री, जब ये 30 डिग्री तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। एकांतर कोण, गणितीय कक्षाओं में आपने अध्ययन किया होगा पहले, इन्हें एकांतर कोण कहते हैं। तो इस रेखा का नाम ही 30 डिग्री अक्षांश हो जाता है। यानी 30 डिग्री अक्षांश एक प्रकार से 30 डिग्री कोण होता है। सारे कोण 0 डिग्री से मापे जाते हैं, नीचे वाली लाइन से बिल्कुल, इसे आधार मान लिया जाता है। तो 30 डिग्री अक्षांश एक प्रकार का 30 डिग्री कोण होता है। इसलिए इस 30 डिग्री अक्षांश या 30 डिग्री अक्षांशीय वृत्त भी कह सकते हैं इसको। समझ में आया आपको? चलिए अब बात करते हैं आगे की ओर। तो अक्षांश रेखाएं ना होकर काल्पनिक रेखाएं ना होकर एक प्रकार के काल्पनिक वृत्त भी कह सकते हैं। अच्छा, इन काल्पनिक रेखाओं की संख्या कितनी है? काल्पनिक वृत्तों की या काल्पनिक रेखाओं की संख्या कितनी है? आप जान लेते हैं इन काल्पनिक रेखाओं की संख्या कितनी है। इन काल्पनिक रेखाओं की संख्या आप देख रहे हैं 0 डिग्री के उत्तर में जाइएगा, बताइए यहाँ कितनी डिग्री का कोण बनेगा? 90।
तो ऊपर कितने भाग होंगे? 90 भाग, 90 भाग, यानी ऊपर के प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर एक रेखा खींची गई है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरह कितनी रेखाएं खींची गई हैं? आप इस कोण को देखिए, 90 रेखाएं। तो लगभग नीचे भी कितनी रेखाएं होंगी? 90 रेखाएं। तो 90 90 कितनी हुई? 90 नीचे, 90 ऊपर। तो पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश पाए जाते हैं? 90 प्लस 90, 90 प्लस 90, तो कितना हुआ आपका? 180। तो पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं पाई जाती है? 180, जो गलत है। समझ में आया आपको? एक 0 डिग्री वाली की भी आपको काउंट करनी होगी, वो भी तो एक रेखा है। तो आप कह सकते हैं पृथ्वी पर 181 डिग्री अक्षांश पाए जाते हैं, अक्षांश रेखाएं पाई जाती है। यानी पूरी पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में 90, दक्षिणी गोलार्ध में 90 रेखाएं। 90 90 कितनी हुई? 180। और बीच वाली जो रेखा है वो कितनी है? एक रेखा है। तो 90 90 प्लस 90 प्लस 1 बराबर 181 रेखाएं। यानी पूरी पृथ्वी 181 डिग्री अक्षांशों में बटी हुई है उत्तरी। समझ में आया आपको? चलिए बात कर लेते हैं। और बताइए सर, इसके बारे में कुछ बताइए। ये भी बात आपको याद रखनी होगी, ये आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी के बीच वाले रेखा का नाम बताइए आप, क्या नाम बताया था इसका? 0 डिग्री अक्षांश, या 0 डिग्री अक्षांश को, 0 डिग्री अक्षांश को आप बोलते हैं विषुवत रेखा, या भूमध्य रेखा, या 0 डिग्री इक्वेटर। कई सारे नाम हमने आपको बताए थे इसके। आप कैसे 0 डिग्री अक्षांश कह दो, विषुवत रेखा कह दो। अगर हम यहाँ, ये 1 डिग्री अक्षांश है, 1 डिग्री अक्षांश, और मान लेते हैं यहाँ 2 डिग्री अक्षांश है, 2 डिग्री अक्षांश, तो ये भी आपको पता होना चाहिए इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, यानी दूरी कितनी होती है। पृथ्वी देखिए कितनी बड़ी है, और इस पर अक्षांश कैसे गए हैं? समझ में आया आपको? 1 डिग्री अक्षांश और 2 डिग्री अक्षांश, इनके मध्य दो में से घटाएंगे कितना? 1। प्रत्येक 1 डिग्री अक्षांश, 1 डिग्री के अंतराल पर एक एक अक्षांश खींचा गया, और ऊपर कितने हैं? 90। नीचे भी कितने हैं? 90। प्रत्येक 1 डिग्री अक्षांश की जो दूरी होती है, यानी प्रत्येक 1 डिग्री अक्षांश की जो दूरी होती है आपकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जितनी भी होगी, ये दूरी होती है आपकी कितनी? 111 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। प्रत्येक 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। प्रत्येक 2 अक्षांशों, नीचे भी ऊपर भी कहीं भी चले जाइए पूरी पृथ्वी पर, 2 अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? तो आप कह सकते हैं कितनी? 181 अक्षांश रेखाएं। अगला प्रश्न, 0 डिग्री रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, या 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं। समझ में आया आपको? इसके आसपास बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ये आपको बाद में बताएंगे चलकर। समझ में आया? और भी बात कर लेते हैं। और विषुवत रेखा आपको जानकर रहना नहीं होगी, जो आप विषुवत रेखा देखते हैं ये लगभग 13 देशों से होकर गुजरती है। कितनी? 13। चिली, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, ब्राज़ील, एंटीना, कंगो गणराज्य, अनेक प्रकार के बहुत सारे छोटे छोटे भाग, मालदीव, इन सभी देशों से होकर पूरी ये विषुवत रेखा होकर गुजरती है। इंडोनेशिया से जाते हुए दूर चले, लेकिन लगभग 13 देशों से होकर। कितने? 13 देशों से। ये जो 0 डिग्री अक्षांश है ये आपका लगभग 13 देशों से होकर गुजरती है। भारत के पास से होकर गुजरती है क्या? नहीं, ये भारत, विषुवत रेखा कभी भारत से होकर नहीं गुजरती। यानी भारत तो यहाँ स्थित है 8 डिग्री चैनल पर। ये 0 डिग्री की बात कर रहे हैं। 0 डिग्री पर जितने भी देशों के नाम हैं वे अभी थोड़े में पहले हमने आपको बताया है। कंगो गणराज्य हो, चाहे वो अफ्रीका का, चाहे आपको दक्षिण अमेरिका का चिली हो, अर्जेंटीना हो, ब्राज़ील का कुछ चाहे छोटा सा हिस्सा हो, चाहे आप चाहिए इधर जाइए अफ्रीका में जाइए, अफ्रीका का कंगो गणराज्य हो, कंगो लोकतांत्रिक गणराज्य हो, इस तरह के बहुत सारे क्षेत्र, इंडोनेशिया हो, इस अमुक भाग से, मालदीव हो, यहाँ से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। ना तो आपको 13 देशों के नाम याद रखने हैं, ना उनकी ज़रूरत है। बस ये बात याद रखनी है, भारत से होकर गुजरती है क्या? नहीं। कौन? विषुवत रेखा। समझ में आया आपको? विषुवत रेखा लगभग कितने देशों से होकर गुजरती है? 13 देशों से। 13 देशों से होकर विषुवत रेखा गुजरती है, जो हमने आपको बताया। 2 विषुवत रेखाओं के बीच की दूरी, या अक्षांश रेखाओं के बीच की, या भूमध्य रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, अक्षांश कहें, भूमध्य मत कहिए, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। समझ में आया? चलिए और बताइए सर, और बताइए, और कुछ फैक्ट जान लेते हैं। आइए और कुछ फैक्ट जान लेते हैं। ये कौन सी रेखा है? 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश
ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये भूमध्य रेखा कह सकते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर कह सकते हैं। ऊपर का भाग कौन सा भाग कहलाता है आप बताइए? उत्तरी गोलार्ध। नीचे का भाग कौन सा भाग कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। कितने डिग्री चैनल पर? 8.4 डिग्री चैनल पर। बाद में बात करेंगे आप, समझ में आया? उसके बाद ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। इसमें आपको कुछ अक्षांश रेखाओं के नाम बता रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ तक सूर्य की किरणें खड़ी पड़ती है उन रेखाओं को तो आज आपको जान ही लेना चाहिए। आप उत्तर में जाइए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। जब आप 23 पर पहुँच जाएंगे, 23 पर नहीं, 23.5 पर, 23.5, इससे 23.5 डिग्री अक्षांश है। इसके चारों ओर जो खिंचा है 23.5 डिग्री अक्षांश। और आपको पता है 23.5 डिग्री अक्षांश या 23.5 डिग्री अक्षांश जो वाली रेखा है 23.5 डिग्री, 23 से 1/2 का मतलब होता है 23.5 डिग्री। इस रेखा का नाम है, आप जानते हैं इसका नाम, कर्क रेखा। कर्क रेखा। वो 23.5 डिग्री नीचे जाए दक्षिण में, इसे बोलते हैं मकर रेखा। अच्छा, 23.5 डिग्री वही कर्क रेखा क्यों कहते हैं ये बताएंगे आपको। क्योंकि सूर्य की किरणें यहीं तक लगातार खड़ी पड़ती है, इसके बाद सूर्य की किरणें ऊपर नहीं पहुंच पाती। यही कारण है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ तक लगातार पहुँचती है, खड़ी पड़ती है सूर्य की किरणें। इसके बाद सूर्य की किरणें धीरे धीरे धीमी पड़ने लगती है। यही कारण है, आप उत्तर में जितने भी देश बसे हुए हैं, आप देखिए भारत के उत्तर में वहाँ कितनी ठंड पड़ती होगी। रूस में देखिए, स्विट्जरलैंड में देखिए, उत्तरी ध्रुव की ओर जितने बसे, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसलिए वहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है। जब वहाँ ठंड पड़ती है तो वहाँ के लोग माइग्रेट नहीं, आप यात्रा करके कह सकते हैं, यात्रा करके भारत में प्रवेश करते हैं, वो छुट्टी बिताने के लिए आते हैं। और देखिए सर्दियों में भी वैसे ही घूमते रहते हैं, उनके तन पर कपड़े नहीं होते। लोग कहते हैं अंग्रेजों को ठंड नहीं लगती है, समझ में आया? अरे वहाँ उनके वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है यहाँ की अपेक्षा, समझ में आया? यहाँ सर्दियों में, यहाँ की सर्दी उनके लिए गर्मी के बराबर है। अभी बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। यहाँ बात करते हैं 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। जो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है, जो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है, इसको बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा, ये रेखा मकर रेखा, ऊपर की रेखा कर्क रेखा, ये मकर रेखा। कर्क रेखा, मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का पूरा क्षेत्र होता है, पूरा क्षेत्र, इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण का मतलब होता है गर्म, यानी यहाँ की जो जलवायु होती है काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है, जब भी तो बताया है मैंने आपको। और ऊपर की जलवायु, आप जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, यहाँ की जलवायु धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होगा, परिवर्तन होता चला जाएगा और वो ठंडी होती चली जाएगी। और आप देखिए ध्रुवों पर लगातार बर्फ़ पड़ती है, ध्रुवों पर, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी होकर पहुँचती है। जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी होकर पहुँचेगी तो वहाँ पर्याप्त मात्रा में एनर्जी, ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, अर्थात वहाँ ऐसे कह सकते हैं तापमान में गिरावट आएगी। और जैसे ही तापमान में गिरावट आएगी तो जो वहाँ का पानी होता है वो बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद अभी 2 रेखाओं के नाम बताए मैंने आपको। जैसे आप पृथ्वी के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, वैसे ही पृथ्वी के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ये कर्क रेखा, मकर रेखा नाम इसलिए दिए गए हैं क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ लंबवत पड़ती है। यह वह लास्ट भाग होता है, सूर्य जब भी उत्तर में जाता है तो 23.5 डिग्री उत्तर के बाद नहीं जाएगा, वह फिर नीचे दक्षिणायन होने लगता है। 23.5 डिग्री के बाद नीचे नहीं जाएगा, तो इसलिए हम 23.5 डिग्री को एक प्रकार का विशेष नाम कर्क रेखा और नीचे का नाम मकर रेखा दिया जाएगा। समझ में आया आपको? तो यहाँ सूर्य क्या होता है, सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होने लगता है। आइए एक नाम और दे देते हैं, है ना, 66.5 डिग्री। ऊपर की जो रेखा है ना, एक प्रकार का ये वृत्त है, इसे बोलते हैं 66.5 डिग्री। नीचे भी 66.5 डिग्री, ऊपर 66 डिग्री है। 66 मतलब 66 1/2। इसे बोलते हैं आर्कटिक वर्त। आर्कटिक वर्त। आर्कटिक क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं आर्कटिक वर्त। आर्कटिक वर्त। और नीचे इसे बोलते हैं अटलांटिक वर्त, उसे आर्कटिक वर्त। अभी देखिए कुछ वर्ष पहले ही, 2-3 साल पहले ही एक आर्कटिक परिषद बनाई गई है। जो भी देश इस रेखा के आसपास बसे हैं ना, जो ठंड का नज़ारा झेलते हैं, उन्होंने सबने मिलकर एक आर्कटिक परिषद बनाई है। भारत की भी उसका एक सदस्य है, अस्थायी सदस्य। समझ में आया आपको? नीचे क्या है? अटलांटिक वर्त। यहाँ बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं,
यहाँ भी कड़ाके की ठंड पड़ती है यहाँ पर, और यहाँ भी 66.5 डिग्री और 66.5 डिग्री उत्तर में और 66.5 डिग्री दक्षिण में। 66.5 डिग्री उत्तर वाले भाग को उसे आर्कटिक वर्त और निचले वाले भाग को अंटार्कटिक वर्त कहते हैं। उत्तर वाले भाग को 66 डिग्री वाले अक्षांश को आर्कटिक वर्त और निचले वाले को अंटार्कटिक वर्त कहते हैं। अभी हमने आपको बताया जितने रेखाओं के नाम बताए आपको याद हो गए होंगे। पहले बताइए 0 डिग्री का क्या नाम है, विषुवत रेखा। दूसरा आप नाम बताइए दूसरे वाला, सबसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं आप बताइए, इसे बोलते हैं कर्क रेखा। विषुवत रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, लगभग 13 देशों से। भारत से होकर गुजरती है नहीं, मालदीव से होकर गुजरती है हाँ, क्योंकि मालदीव भारत के नज़दीक है इसलिए उसकी बात हमने आपको बताई, समझ में आया आपको। उसके बाद वो कितने देशों से होकर गुजरती है विषुवत रेखा, 13 देशों से। ये कौन सी रेखा है, 23.5 डिग्री रेखा को क्या कहते हैं, कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा को क्या कहते हैं, मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा नाम क्यों दिया है, क्योंकि सूर्य की किरणें, जब सूर्य की किरणें खड़ी पड़ती है तो उसके बाद सूर्य 23.5 डिग्री के बाद ऊपर नहीं पहुंच पाता और नीचे नीचे धीरे धीरे दक्षिणायन होने लगता है। पूरे साल भर सूर्य ऐसी क्रिया करता है, उत्तर में 23.5 डिग्री का, दक्षिण में 23.5 डिग्री तक, उसके बाद नहीं पहुंचता। यही कारण है इन दो रेखाओं को विशेष नाम दिए गए हैं। समझ में आया आपको। जो कर्क रेखा आप देखते हैं ये लगभग 18 देशों से होकर गुजरती है। कितने, 18 देश। भारत के भी 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, आपने नाम सुना होगा कर्क रेखा। ये वही कर्क रेखा है जो भारत की, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, यानी भारत नीचे तो नहीं होगा, ऊपर ही होगा। 23.5 डिग्री अक्षांश कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बात करेंगे बाद में जब आपको भारत की जियोग्राफी पढ़ाएंगे, इंडियन जियोग्राफी। अभी आप मेरे साथ वर्ल्ड जियोग्राफी में सामान्य जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, जो एक साधारण बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए जियोग्राफी पढ़ने के लिए। नीचे आइए आप, जैसे ही आप नीचे आएंगे, जैसे नीचे आएंगे तो 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री अक्षांश को बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा ना भारत दुनिया के लगभग 12 देशों से होकर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया उनमें से प्रमुख हैं। समझ में आया आपको। चलिए, तो अभी हमने आपको समझाया 66.5 डिग्री को आर्कटिक वर्त, अंटार्कटिक वर्त, 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। अभी मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ। और कुछ विशेष प्रकार की बातें बताता हूँ आपको। बताइए, एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, बताइए पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश पड़ते हैं। तो आप कहेंगे 90 ऊपर, कितने होंगे 90 प्लस 90, 90 ऊपर 90 नीचे। और सर आपने एक बीच में बताया था एक, तो कितने हुए 181। मुझे पता था आप यही बताओगे, जो पूरी तरह गलत है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कि पृथ्वी पर कितने अक्षांश वर्त है, तो इसका उत्तर दूसरा होगा। अगर आपसे मैंने पूछा कि आप बताइए पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो आप बताओगे 181, तभी आंसर सही है। अगर मैंने वर्त की बात की तो इसमें से 2 वर्त कम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ बिंदु के रूप में कोई वर्त नहीं कहलाता है, यहाँ बिंदु के रूप में कोई वर्त नहीं कहलाता है। अर्थात ऐसे कह सकते हैं 181 में से आप 2 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 179। ये बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा और ये ऑप्शन में होगा, इसको आप नहीं लगाओगे, ये पक्की बात है। समझ में आया आपको। मैंने कहा सर आपको जो जियोग्राफी की नॉलेज देंगे वो ब्रांड नॉलेज देंगे, ऐसी वैसे नहीं आए ठाए चल दिए। एक बार मुझे सुन लेना ध्यान लगाकर। बिंदु के रूप में कोई वर्त नहीं होता है। तो बताइए पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश वर्त हैं, तो कितने 179। कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो 181। कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, 181। पृथ्वी कैसे गति करती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। कैसे, पूर्व से पश्चिम की। ये रेखाएं खींची गई हैं, कहाँ से कहाँ खींची गई हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है। समझ में आया आपको। अभी बात की हमने किसकी, अक्षांश रेखाओं की। किसकी, अक्षांश रेखाओं की। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि यहाँ जो रेखा है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री रेखा, ऊपर 66.5 डिग्री, इसकी जो बीच का क्षेत्र होता है 23.5 से 66.5 के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण, शीत का मतलब ठंड, यानी ठंड वाला क्षेत्र 23.5 डिग्री के बाद। आप देखिए भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्य, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो,
आपका ये त्रिपुरा हो, ये आपका झारखंड हो, ये आपका मध्य प्रदेश हो, ये लगभग 8 राज्य हो। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा के उत्तर में जाइए। जैसे आप उत्तर में जाएंगे ठंड बढ़ती नहीं जाएंगे, चाहे वो आपका उत्तराखंड हो, चाहे आपका वो ये क्या कहते हैं उसको जम्मू कश्मीर हो। देखिए कितनी ठंड पड़ती है सियाचिन में। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र है ना 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री तक के बीच का जो क्षेत्र है, इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्षेत्र क्या उत्तर में कहते हैं क्या? नहीं, दक्षिण में भी 23.5 डिग्री से लेकर 66 डिग्री को शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और इसे बीच वाले भाग को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की विशेषता होती है वहाँ पर सर्दी में जो फल उगाए जाते हैं उनकी मात्रा अधिक पाई जाती है। देखिए आप कश्मीर का सेब पूरी दुनिया में फेमस है, कश्मीर का सेब। समझ में आया आपको? क्यों? क्योंकि वो शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा वन का क्षेत्र है, वर्षा वन का वाला क्षेत्र है, और वहाँ पर आप कह सकते हैं इस तरह के ही पौधे वहाँ की जलवायु के अनुकूल उगते हैं। समझ में आया आपको? अभी हमने आपको अक्षांश समझाया। थोड़ी देर बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें हम आपको देशांतर रेखाएं समझाएंगे। और मेरा ऐसा मानना है अगर आप अक्षांश रेखाएं समझ चुके हों तो आप मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करूँगा। इसमें मैं इतना ही रखता हूँ। एक वीडियो जस्ट इसके बाद देखिए। धन्यवाद। अभी